हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके टारगेट सेमेस्टर चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने जीवन में काफ़ी बेहतर प्रयास कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में आए हैं सेकेंड सेमेस्टर के बाद और अभी तक उन्होंने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को नहीं देखा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग ध्यान से देखें कि आज अभी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और आपको कैसे पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी बता दिया गया है, हमारे चैनल पे उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए, यदि हम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है कंपनी लॉ फर्स्ट। अभी जो कंपनी लॉ फर्स्ट है ये कंपनी लॉ का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। जब आप CA, CS या CMA करते हैं तो आप पूरी कंपनी लॉ को पढ़ते हैं, जिसमें कम से कम इतनी मोटी आपकी किताब होती है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, आप कर रहे हैं BCom, आप CA या CS नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है। और आपके 2 यूनिट्स हैं, इन दोनों यूनिट्स में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपने क्लास 12th में कहीं ना कहीं पढ़ रखा। जैसे यूनिट 1 की बात करें तो उसमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनीज and vice versa, that means conversion of private company into public company, formation, promotion and incorporation of company, memorandum of association and articles of association and prospectus। यानी बिल्कुल आसान चिल्लर से टॉपिक है आपके सिलेबस में। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंपनी क्या होता है, फिर कंपनी के फीचर्स यानी नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर आपको ये जानना है कि कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं, फिर आपको ये जानना है कि पब्लिक कंपनी को यदि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है या फिर प्राइवेट कंपनी को यदि पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या मेथड्स हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है कंपनीज के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी भी कहते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में MOA कहते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में AOA कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे बिल्कुल चिल्लर से टॉपिक्स, और यूनिट 2 तो इससे भी आसान है क्योंकि यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे शेयर्स क्या होते हैं। तो आपको पता होगा शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, पूरा चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि कंपनी क्या होता है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, आपने ये भी पढ़ा था कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है, फॉर फीचर क्या होता है, रीइशू क्या होता है। वही चीज़ आप यहाँ भी पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर इसमें लिखा हुआ है कंटेंट में, शेयर्स के टाइप्स, शेयर कैपिटल के काइंड्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेंबर्स के कैटेगरीज, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, डिफरेंस, मेथड्स ऑफ बोरोइंग, डिबेंचर्स, मॉर्टगेज एंड चार्ज, फिक्स एंड फ्लोटिंग। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज, मेंबर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप यानी कैसे आप मेंबरशिप को एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स में आप मेंबरशिप को एक्वायर कर सकते हैं, आप ये भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आप राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के विषय में पढ़ेंगे कि एक मेंबर जो होता है उसके क्या अधिकार होते हैं और उसके क्या दायित्व होते हैं। इसके अलावा आप ये भी पढ़ेंगे कि कैसे शेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर ट्रांसमिट किया जाता है, और ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है आप ये भी जानेंगे। इसके अलावा आप डिबेंचर्स के बारे में जानेंगे, आप मोर्टगेज के बारे में जानेंगे, और आप चार्ज के बारे में जानेंगे। चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल चिल्लर से टॉपिक हैं। जो बच्चे CA, CS या CMA कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे BCom कर रहे हैं और जिनका पहली बार कॉमर्स से उनका परिचय हुआ है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। आपको बिल्कुल सीरियसली चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि ये लॉ है, ठीक है। ये कंपनी लॉ है और ये वो वाला कंपनीज नहीं है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। मतलब ऐसा है कि उसमें से 60% सिलेबस मिलेंगे, लेकिन जो पढ़ने का नज़रिया होगा आपका वो 12th वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अगला सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ सेकेंड। कंपनी लॉ सेकेंड में आपके अगेन 2 यूनिट्स दिए हैं। पहले यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स किसे कहते हैं, डायरेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी डायरेक्टर्स के नंबर्स कितने होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर के क्वालिफिकेशंस, उसकी ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें, कंपनी का मीटिंग, कंपनी का एजेंडा, कंपनी का कोरम,
मीटिंग का कोरम, वोटिंग, मीटिंग का रिजोल्यूशन, माइनट्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ सेकेंड में। इसके अलावा यूनिट 2 की यदि बात करें तो इसमें मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो मेजॉरिटी पावर क्या होता है, यानी जो शेयर्स संख्या में, जो शेयर होल्डर संख्या में ज़्यादा हैं तो उनके पास कौन सी शक्ति होती है, और जो शेयर होल्डर संख्या में कम है उनके पास कौन सी शक्ति होती है। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी पावर्स एंड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ये CS में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा BCom में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, वाइंडिंग ऑफ कंपनी, यानी कंपनी को यदि बंद करना है, उसको क्लोज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है पूरा आप देखेंगे। इसके अलावा ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिसको शॉर्ट में OL कहते हैं, अगर आप भी बनना चाहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर तो आपको CA या CS बनने के बाद एक एग्ज़ाम होता है 2-3, उसको क्रैक करने के बाद आप ऑफिशियल लिक्विडेटर बन जाते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर किसे कहते हैं, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर वो इंसान होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचना, उसकी वैल्यू निकालना और उसकी मदद से सारी लाइबिलिटीज़ को पे करना, ये काम होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर का। और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, लाखों करोड़ों में उसकी सैलरी होती है, उसका एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ सेकेंड में। यदि हम आगे बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, ये भी अगेन एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट में आप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट शब्द का मतलब सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ बन रही है, कोई भी सामान बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहा है, उन सारे प्रोडक्ट्स के बनने में कुछ लागत लगता है, कुछ खर्च होता है जो कंपनी करती है, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। यानी जो पैसा किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगाया जाता है उसी को कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें भी 2 यूनिट दिए हैं, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट के फीचर्स क्या है, कॉस्ट का स्कोप क्या है, कॉस्ट के एडवांटेज क्या है, कॉस्ट के डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। यदि अगले सब्जेक्ट की बात करें तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ही दूसरा पार्ट है। यदि हम इस सब्जेक्ट की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड, दोनों सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आसान है उस बच्चे के लिए जो CMA कर रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके अलावा CS वाले बच्चों के लिए भी आसान है, जो बच्चे इंटरमीडिएट में है, CA इंटरमीडिएट या फिर CS एग्जीक्यूटिव में है या फिर CMA इंटरमीडिएट में है, तो उनके लिए ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो बेहद आसान है। कंपनी लॉ भी बेहद आसान है यदि वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके में कॉर्पोरेट लॉ पूरा पढ़ाया जाता है। पूरा जो 470 सेक्शन होते हैं उसमें से मैक्सिमम लगभग कम से कम 300-350 सेक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं। तो यदि आप वहाँ से पढ़ते हैं, CS कर रहे हैं, तो आपके लिए तो चिल्लर टॉपिक है। लेकिन जो बच्चे अभी बिल्कुल फ्रेश BCom कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक्स थोड़े से मुश्किल है, तो आप लोग बिल्कुल भी लाइटली ना लें, और CS वाले बच्चे भी लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पढ़ने का अंदाज होता है वो अलग होता है। वहाँ पे आपको थियरी लिखनी होती है और यहाँ पे आपको MCQ भी देना है, थियरी भी लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको शॉर्ट में कहते हैं BRF। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि बिजनेस को जब चलाया जाता है तो उस पर कुछ रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। अब कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं बिजनेस पे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये सारे जो एक्ट्स हैं। इसके अलावा आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जब आप सामान बेचेंगे तो कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। यदि आप कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच किसी नॉर्मल चीज़ को लेके, तो उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कैसे आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं, बिजनेस लॉज, उसको आप यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 20% इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 15 to 20% जो सिलेबस है वो आप पढ़ेंगे, 15 to 20% बस, मतलब बिल्कुल आसान है आपके लिए। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफिनीशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, उसके नेचर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड है, इसमें आप पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जैसे इसको शॉर्ट में कहते हैं सोगा। उसके अलावा आप पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे आज अपने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, या तो आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले सकते हैं या तो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हैं। जो बच्चे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिए हैं वो भी सही हैं, जो बच्चे इन्वेंट्री मैनेजमेंट लिए हैं वो भी सही है, क्योंकि सिलेबस आपका दोनों लगभग सेम ही है। सेम मतलब
भले सिलेबस तो थोड़ा अलग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट ही अलग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरा सब्जेक्ट ही अलग है, लेकिन दोनों ही जो सिलेबस हैं, दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, उनका पूरा कंटेंट आपको मिलेगा टारगेट सेमेस्टर चैनल पे। बस आपको रेगुलरिटी के साथ वीडियोस को देखना है। जब आप वीडियोस नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और हमारा पूरा जो टारगेट गुरुकुल का परिवार है, हमारी जो बैकएंड की टीम है, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ देखें, ठीक है? तभी आपका जो वीडियो है वो निरंतर अपलोड किया जाएगा और आपके साथ हमेशा आपका हाथ थाम के आपके साथ चला जाएगा, ठीक है? अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो आप भी हमारे साथ खड़े हुए, तभी ज़िंदगी में मज़ा आएगा, तभी ये जो सेमेस्टर की जंग है, इस जंग में हम लोग साथ में जीत हासिल कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, तो ये थे आपके सारे टॉपिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फर्स्ट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेकंड, और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप जो मन करे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो भी टॉपिक है वो आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपने टारगेट सेमेस्टर चैनल को यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, और लाइक कर दीजिए यदि आपको ये अच्छा लगता है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट, हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और आप अपने पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ इसमें ख़राब लगी है तो उसके लिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। सारे फीडबैक्स को हम स्वागत करते हैं। और एक और चीज़, यदि आप चाहते हैं कि इस PDF को हम डाउनलोड करें और अपने सिलेबस को देख पाएँ, एक यूनिट में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप का। उस टारगेट गुरुकुल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस PDF को। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।